हे भगवान जी, कितनी कड़क धूप छाई है। इस धूप ने तो भुट्टे की तरह भून के रख दिया, बस जल्दी से चावल बन जाए। भैंस की आंख, अभी तो उबालना भी चालू नहीं हुआ, कहाँ फंस गई। चिलचिलाती धूप में किंजल हलवाइयों की तरह बड़े बड़े हांडे में चावल बना रही थी। वहीं पड़ोसन कमला शीला आपस में खिचड़ी पकाते हुए। ताबा ताबा, शीला बहन इस बेचारी की तो जिंदगी तबाह है। देखो जरा, इतनी तीखी तीखी धूप में चावल बना रही है। और पता नहीं क्या देखकर बेचारी के माँ बाप ने ऐसे भूखे नंगे खानदान में शादी करवा दी। हलवाई से भी खराब हालत है बेचारी की। आखिर क्यों पड़ोसन ऐसे जुल्म गा रही हैं? क्या बहू इतने भरकर चावल भंडारा खिलाने के लिए बना रखी है, या फिर कहीं इतनी खुराक चावल के चटोरे ससुराल वाले खुद हड़पेंगे? सारा माजरा क्या है? जहाँ किंजल की देखा देखी के लिए लड़की वाले पधारे होते हैं, तभी कांता, कौशल्या जी, मुझे आपकी लड़की मेरे मनोहर के लिए जच गई है। बाकी एक बार लड़के लड़की से भी उनकी राय सलाह जान लेते हैं। जिंदगी तो आखिर उनको ही बितानी है। जी जी बहन जी, बिल्कुल। लड़का लड़की बगल में जाकर बातचीत करते हैं। जी, आपको खाना बनाना आता है? क्योंकि मेरे घर वाले खाने के बड़े शौकीन हैं, खास करके चावल, मटर पुलाव, खिचड़ी, बिरयानी, तहरी, ये सब मेरा मन पसंद है। भैंस की आंख, ये तो एक नंबर का भुक्कड़ लगता है। मुंह फाड़कर चावल की 36 आइटम बता दिया। मैं तो ज्यादा चावल खाती भी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे जमेगी इसके साथ। फिर दोनों रजामंदी बताते हैं। लीजिए, लड़के लड़की ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। लगे हाथ छेका करके शादी का मुहूर्त भी निकलवा लीजिए। कौशल्या बहन, ये देसी घी के लड्डू का डिब्बा किस लिए रखा है? सबका मुंह तो मीठा करवाइए। जी पंडित जी। दोनों परिवार लड़के लड़की को शगुन चढ़ाकर रिश्ता पक्का करते हैं। कुछ दिनों में शादी होकर किंजल ससुराल आती है। पर क्या रोटी खाने वाली किंजल को चावल का शौकीन ससुराल रास आएगा? आओ किंजल बहू, हमारे खाते पीते घर परिवार में तुम्हारा खूब स्वागत है। गोपी बहू, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। गोपी किंजल के सामने चावल रखते हुए गृह प्रवेश करवाती है। तभी ससुर डकार मारकर, कब से डकार नहीं आ रही थी, अब जाकर खाना पचा है। आए हाय, कितनी खट्टी डकार मारकर मन खराब कर दिया। कहा था जरूरत से ज्यादा भरकर मत खाओ। कांता, तुम्हें तो पता है मुझे चावल खाना बड़ा भाता है। समधी जी ने शादी के खाने की व्यवस्था इतने अच्छे से करी थी। मटर पुलाव बिरयानी देखकर रहा नहीं गया, दबा कर खा लिया। मैं तो चला सुस्ताने। चलो भाई, सब लोग आराम करो। सब लोग अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन किंजल नहाकर रसोई में आती है। आज तो मेरी पहली रसोई, सबके लिए शाही पनीर, मलाई चाप, पूरी और मटर पुलाव बना लेती हूँ। तभी ससुर पति सर पर 2 बोरी चावल रसोई में लाकर रखते हैं। इतना भारी कट्टा उठाकर कचुम्बर निकल गया। ओहो। 2 बोरी चावल देखकर किंजल हक्की बक्की हो जाती है। भगवान जी, इन्होंने तो रसोई में चावल का गोदाम खोल डाला। बाकी का राशन, आटा, मिर्च, मसाले, दाल तो दिखाई नहीं दे रहा। तभी पीछे से कांता आकर, बहू राशन आ गया, फटाफट से खाना चढ़ा दो। पर माँ जी, चावल के अलावा तो राशन में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं सोच रही थी पहले रसोई में पूरी, पराठे, मटर पनीर, मलाई चावल बनाऊंगी। अरे बहू, ये 36 तरह के व्यंजन बनाने की क्या जरूरत है? इतनी तेज गर्मी में इतना तला भुना पूरी कचौरी कोई नहीं खाएगा। तू बस दोनों पतीले में भरकर 4-5 किलो चावल चढ़ा दे। शादी की दाल मखनी और मटर पनीर की सब्जी बचकर आई है, उससे काम चल जाएगा। ये सासू माँ तो बड़ी चालू है, जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें करके चावल बनाने की फरमाइश दे दी। मैं तो अपने लिए रोटी बना लूंगी। किंजल चावल की बोरी खोलकर चावल निकालती, तभी गोपी आकर, देवरानी जी, जल्दीबाजी के चक्कर में कहीं शॉर्टकट मत मारना। चावल में से कंकड़ पत्थर साफ करके बनाना। जी दीदी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये नहीं कि साथ में चावल चुनवा दूं। चुटकी ले रही है जल कुकड़ी जेठानी। किलस कर किंजल कंकड़ साफ करके चावल बनाती है। जितने में चावल उबलेगा आटा गूंथ लेती हूँ। छाट पीट कर बहू रसोई का दराज डिब्बे छान मारती है। पता नहीं कौन से खुफिया जगह आटा रखा है, पूरी रसोई छान मार ली, आटा नहीं मिला। तभी चारू आटे का कनस्तर लेके आती है। भाभी, आटा किचन में होता तब तो मिलता, धूप लगने को लगा था कनस्तर। छी, इस आटे में कितना सारा घुन चल रहा है, मुझे घिन चढ़ रही है, हटाओ। भाभी, हमारे घर में चावल की खपत ज्यादा है, इसलिए महीने में 5 किलो आटे का भी इस्तेमाल नहीं हो पाता। पड़े पड़े घुन लग जाता है। आप बनाकर रोटी खा लेना। इसकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी मैं। समझ क्या रखा है, सड़े आटे की रोटी खाऊंगी। कुछ ही देर में बहू सबको गर्मा गर्म चावल परोसती है। वाह बहू, क्या खिले खिले मोती के दाने जैसी कच्ची बासमती बनाई है तुमने दाल मखनी डालकर। आहा, फर्स्ट क्लास लग रहा है। चाची, मुझको और चावल डाल दो। मुझको भी चावल चाहिए। अभी देती हूँ। इस घर के बड़ों से लेकर बच्चों तक की खुराक कितनी ज्यादा। एक पतीले भर का चावल 10 मिनट में लपेट गए। सबको खिलाने के बाद लास्ट में बहू के लिए थोड़े चावल बचते हैं।
कितने हपसी लोग हैं, सारे चावल हड़प गए। कोई नहीं, पतीले में जो लगे यही खा लूंगी, रोटी के बिना भी पेट भरने से रहा। देखते देखते रात के डिनर का टाइम हो जाता है। माँ जी से पूछ लेती हूँ डिनर में क्या बनेगा। माँ जी खाने में क्या बनेगा? भाभी इसमें पूछना क्या है, हम लोग चावल खाने वाली पार्टी हैं तो चावल ही बनेगा। तो 12 से चावल, मगर दिन में ही तो आप लोगों ने भर भर कर चावल खाया है। बहू तुम्हारे खाने पीने पर टोक मार रही है, खाता पीता परिवार है तो खाएगा नहीं क्या? फ्राई दाल और छौंक वाले चावल बना ले। जी माँ जी, चिढ़कर बहू किचन में आकर चावल बनाती है। इसी तरह 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। चावल चावल चावल, इस चावल खाने वाले ससुराल ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। खुद तो चावल ठूस ठूस कर पेट भर लेते हैं और मैं रोटी पराठा पूरी खाने के लिए तरस कर रह गई हूँ। ये चावल जल्दी खत्म हो। दिन रात चावल बनाने के चलते अगले लगभग 15 दिन में ही 2 बोरी चावल लग जाता है। आज तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं, आखिरकार चावल समाप्त हो गया। आज जब राशन आएगा तो मैं आटा भी मंगवाऊंगी और अपने लिए नमक वाली कचौरी बनाऊंगी। तभी सास जेठानी चावल की बोरी सरका कर लाती है। ले बहू आ गया चावल, फटाफट से बना ले, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर से चावल? देवरानी जी, हमारे गांव में खेती बाड़ी है ना, उसमें बासमती चावल की खूब पैदावार होती है, इसीलिए हमें चावल खरीदने नहीं पड़ते। बहू इस बार मैंने 2 बोरी धान के भी मंगवाए हैं, तो ओखली में कूट कर चावल निकाल लेना। ये किराने वाले तो बासमती का टुकड़ा बड़ा महंगा लगाते हैं, खरीदने से तो खर्च बचेगा। सास का कंजूस मक्खी चूस पना रवैया देखकर किंजल खुंदक में आ जाती है। इस घर में तो रोटी खाने का जैसे रिवाज ही नहीं है, बस इनको चावल चरने को दे दो। जानबूझकर वो गुस्से में चावल गीले कर देती है, जिस कारण से डांट भी खानी पड़ती है। हे भगवान बहू, तूने तो कच्ची बासमती का नाश मार दिया। आज बिल्कुल भी फ्रेश चावल नहीं लग रहे हैं, हलवा बनाकर परोस दिया। माँ जी, आप लोगों की खुराक भी तो इतनी ज्यादा है। 10-10 किलो चावल पतीले में आता भी नहीं है, पहल से नहीं बन पाता है। बेचारी बहू कड़ी धूप में लू खाकर धान काट कर चावल निकालती है, चावल बनाती है, जिससे लू लग जाती है। वहीं सास अब पतीले के बदले हांडी में चावल बनाती है। एक दिन में 3-4 टाइम चावल बनने के चलते गैस सिलेंडर भी खत्म हो जाता है, जिसके चलते बहू को कड़ी धूप में आंगन में चूल्हा जोड़कर चावल बनाना पड़ता है, जिससे बेचारी धूप में चक्कर खाकर गिर जाती है। हाय हाय कांता, तुमने तो अपनी बहू को हलवाई से भी ज्यादा बदतर हालत कर रखी। अकेली बहू से भरकर चावल बनवाते हो, शर्म नहीं आती? पड़ोसने पूरे परिवार को खूब बातें सुनाकर जाती है। वहीं डॉक्टर भी किंजल के अंदर कमजोरी के लक्षण बताते हैं। लगता है आप लोग खान पान में सिर्फ चावल से पेट भरते हैं। शरीर को ताकत देने के लिए रोटी खाना चाहिए। अपने खाने का थोड़ा रूटीन बदलिएगा। आखिर में डॉक्टर के अनुसार सब अपनी जीभ को लगाम लगाते हैं, जिससे अब ससुराल में एक टाइम चावल एक टाइम रोटी बनती है। ममता के छोटे बेटे अंकित की शादी गांव की लड़की पारुल से होती है। पारुल का गृह प्रवेश होता है। आखिर मैंने जो चाहा था ठीक ठाक भगवान के आशीर्वाद से शादी हो ही गई। ज्योति बहू, जाओ अंदर से अंगूठी वाली रस्म का थाल ले आओ और बहू की रस्म तुम करवा दो। जी माँ जी। तभी ज्योति दूध से भरी थाल ले आती है। आओ पारुल, रस्म की शुरुआत करें। ठहरिए जेठानी जी, मुझे ये रस्म आपके हाथों नहीं माँ जी के हाथों करनी है। मगर क्यों, ऐसा क्या हुआ? कोई बात नहीं ज्योति बहू, अगर तेरी देवरानी चाहती है कि ये रस्म मैं कर दूं तो मैं ही किए देती हूँ। आजा बहू। पारुल का ऐसा बर्ताव ज्योति को अजीब लगता है। फिर ममता ज्योति की अंगूठी ढूंढने की रस्म उसके और उसके बेटे के बीच करवाती है, जिसमें बहू जीत जाती है। देखा, मैंने कहा था ना मैं ही जीतूंगी। बहुत गर्मी हो रही है, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ अंकित बेटा, जा बहू को कमरे में ले जा। आप सब भी आराम कर लो। ज्योति बहू, सबको छाछ दे दे, अच्छा लगेगा पीने में। जी माँ जी। तब ज्योति घर में सभी को छाछ दे देती है, जिसे पीकर सब लोग अपनी गर्मी को थोड़ा कम करते हैं। अगले दिन देवरानी की पहली रसोई होती है। तभी छोटी रसोई को देख वो एक टोकरी में खाने पीने का सामान, मसाले सब रख लेती है। अरे पारुल, तुम ये क्या कर रही हो? इन सामान को कहाँ ले जा रही हो? हाँ बहू, ये रसोई का सामान अलग क्यों कर रही हो? माँ जी, ये रसोई बहुत छोटी है और मैं आप सबको चूल्हे पर बना खाना खिलाना चाहती हूँ। चूल्हे पर बना हुआ खाना बहुत अलग होता है गैस के बने खाने से, इसीलिए मैं बाहर सामान लेकर खाना बनाने जा रही हूँ। बहू, रसोई छोटी है पर इतनी भी नहीं कि तुम खाना नहीं बना पाओगी। वैसे भी इतनी गर्मी में तुम बाहर चूल्हे पर बैठकर खाना कैसे बनाओगी? तुम परेशान हो जाओगी बहू। अरे माँ जी, मेरी दिली इच्छा है कि मैं आप सबको अपने हाथ का खाना चूल्हे पर ही बनाकर खिलाऊं। रही गर्मी की बात तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है बहू। तब घर के बाहर आंगन में पारुल ईंट और मिट्टी के सहारे चूल्हा तैयार कर लेती है और उसके सूख जाने के बाद पारुल चूल्हे पर बैंगन का भरता, चूल्हे की रोटी, लौकी का रायता और मीठे में हलवा तैयार कर लेती है। बाप रे,
बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन सबका दिल मुझे जीतना ही होगा। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है? खाना तैयार हो चुका हो तो लाओ मुझे दे दो चीजें, मैं डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। जेठानी जी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं आपने मेरे खाने में ले जाकर कुछ मिला दिया तो, इसलिए मैं अपना खाना खुद ले जाऊंगी। पारुल, तुमने ऐसा क्यों सोचा मेरे बारे में? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। जेठानी जी, मैंने कहा ना, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। न जाने क्यों मुझे पारुल थोड़ी अजीब लगती है। कभी रस्म नहीं करवाती मुझसे, ना अब हेल्प करने दे रही है। कोई नहीं। कुछ ही देर में सब लोग पारुल के बने हाथ का खाना खाते हैं। अरे कमाल कर दिया बहू तुमने, इतना बढ़िया खाना मैंने काफी बरसों के बाद खाया है, वो भी चूल्हे का। ऐसे ही खुश रहो बेटा। आपने बिल्कुल ठीक कहा बहू, तुम्हारा हलवा, भरता, यहाँ तक कि चूल्हे की रोटी में भी अलग स्वाद आ रहा है। मुझे तुम्हारा चूल्हे पर बनाने का फैसला पसंद आया। अरे वाह पारुल, तुमने आज ही सबका दिल जीत लिया। जी बिल्कुल, देखना माँ जी, पापा जी, अब मैं रोज आपको चूल्हे के हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगी। जेठानी जी, आप चिढ़ गई हैं क्या? सबने मेरी तारीफ कर दी सिवाय आपके। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे हाथ का हलवा बहुत पसंद आया। सिर्फ हलवा? सुना माँ जी आपने? रात का खाना जेठानी बना देती है। अगली सुबह पारुल चूल्हे पर चाय बनाती है। उस वक्त उससे लकड़ियां ढंग से नहीं जलती, तो जिससे लकड़ी का धुआं आंखों में चुभने लगता है और पड़ोस वाले को भी धुएं से तकलीफ होने लगती है। अरे ये सब क्या है? कल भी चूल्हे का धुआं मेरे कमरे में आ रहा था और अभी मेरे कमरे में आ रहा है। देख दो, हल्की हल्की दीवार काली हो गई है। ऐसे कोई खाना बनाता है? सर्दी थोड़ी चल रही है। माफ कीजिएगा, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे पारुल, सुबह सुबह तुम चाय भी चूल्हे पर बना रही हो? अरे ये तो तुम अंदर ही बना लेती, क्यों गर्मी में परेशान हो रही हो? आओ अंदर चली। क्या है आपकी खोपड़ी में एक बात नहीं आ रही है क्या? मैंने बोल दिया ना, मैं चूल्हे पर ही खाना बनाकर खिलाऊंगी घर में सबको। तो आप मेरे पीछे मत पड़ो, चाहे वो चाय हो या जीरे का तड़का या खाना, मैं सब इसी पर ही करूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर पारुल घर वालों को चूल्हे पर बनी चाय बनाकर पिलाती है। वाह बहू, अदरक तुलसी की चूल्हे वाली चाय पीकर तो मजा आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है दफ्तर में आज मेरा पूरा दिन ताजगी से भरा रहेगा। कमाल की चाय थी। काश ज्योति तुम भी कभी हमें ऐसा खाना बनाकर खिलाती। जी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं चूल्हे पर खाना बनाऊं। दीदी, घर वालों को खुश करने के लिए जरूरत का इंतजार नहीं करना पड़ता। खैर, आप सब चाय नाश्ता कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। पारुल बड़ी लकड़ियों के छोटे टुकड़े करती है और चूल्हे में डालकर खाना बनाना शुरू करती है, जिससे काफी मात्रा में धुआं आने लगता है। अरे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, अब तो तुम और भी ज्यादा धुआं आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि हमें चूल्हे के धुएं से परेशानी हो रही है। दीवार भी काली कर दी और मेरा छोटा बच्चा खांस रहा है। अभी वो 1 साल का है, अब तो मान जाओ। सॉरी, दोबारा से आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी। मैं चूल्हे को किसी तरीके से छत पर ले जाती हूँ, वहीं खाना बना दूंगी। पारुल छत पर किसी तरह अंगीठी ठंडी करके चूल्हा ले जाती है और वापस खाना बनाना शुरू करती है। उसे गर्मी में खाना बनाता देख सास, अरे बहू, छत पर तो और भी ज्यादा धूप लग रही है, मेरे तो पाँव जल रहे हैं और तुम यहाँ खाना बनाओगी? हाँ माँ जी, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस एक दरख्वास्त है, आप सब लोग खाना यहीं बैठकर खा लीजिए, नीचे नहीं ला पाऊंगी। तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो हम सब ऊपर आकर खाना खा लेंगे। लेकिन माँ जी, धूप में तो आप सब ऊपर बैठकर खाना खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू चुप कर बहू। ज्योति को धीरे धीरे महसूस होता है कि पारुल उसके और सास के बीच जहर घोल रही है। फिर घर के सभी लोग छत पर बैठकर खाना खाते हैं, जिससे उन्हें तकलीफ तो होती है। बहू, बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से पूरी सब्जी रख दे, मैं नीचे कूलर में लेटूंगा। ये लीजिए पापा जी। तब सब लोग खाना खाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। रात का खाना सब डाइनिंग टेबल पर ही खाते हैं, लेकिन छोटी बहू चाय, नाश्ता और दोपहर का खाना छत पर धूप में बिठाकर खिलाती है, जिससे उन लोगों को काफी गर्मी लगती है, पसीना आने लगता है। तब बड़ी बहू एक टेबल फैन लाकर रख देती है, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ जी, पापा जी, मेरी तो हालत खराब हो रही है यहाँ खाने में। पता नहीं आप लोग कैसे बैठकर खा रहे हैं। चलिए हम सब नीचे खाना खाते हैं। दीदी, आपको क्या तकलीफ हो रही है? जब माँ जी पापा जी आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं तो। हाँ बहू, तू पंखा तो ले ही आई थी। अगर तुझे इतनी तकलीफ है तो तू नीचे चली जा। हाँ भाभी, इतनी भी तेज धूप नहीं हो रही है कि हम सब गल जाएंगे। खाना खाकर तो नीचे ही लेटना है। शुक्र है आपने तो मुझे समझा। अच्छा माँ जी, कल मैं आप सबके लिए और भी ज्यादा अच्छा खाना बनाऊंगी चूल्हे पर, तो आज शाम को मैं बाजार जाऊंगी सामान लेने। ठीक है बहू, चली जाना। फिर सबके खाना खाने के बाद पारुल छत पर रसोई समेट देती है। फिर छोटा थोड़ा आराम करने पर शाम को बाजार जाकर सामान खरीदती है।
आखिर मैं जो चाहती थी वही हो रहा है। घर में सब लोग मेरे हाथ का बना खाना गर्मी में भी चूल्हे वाला ही खा रहे हैं और धीरे धीरे जेठानी से भी अलग हो रही हैं। चलो कल मैं मटर पनीर पुलाव और चाप बनाती हूँ। पारुल सामान खरीदने के बाद घर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। पारुल सब लोगों को छत पर गर्मी में ही बिठाकर खाना खिलाती है, जिससे जेठानी की तो तबीयत खराब हो ही जाती है। घर वाले भी अब परेशान होने लगते हैं। बार बार ऊपर नीचे चढ़ने से सास ससुर की भी हालत खराब होती है। एक दिन वो कहते हैं, बहू, अब हम रोज रोज नीचे से ऊपर जाकर धूप में बैठकर खाना खाने से थक चुके हैं और घुटने में भी दर्द करते हैं, तो ऊपर खाना बनाकर नीचे ले जाया करना। हाँ बहू, तू तो जानती है बड़ी बहू की भी तबीयत खराब हो गई है धूप में बैठकर खाना खाने से। मैं भी यही कहने वाला था पारुल, तुम कब तक छत पर चूल्हे पर यूं ही खाना बनाती रहोगी? देखा, आप सबने अपनी असलियत मुझे दिखा ही दी। आप सबके लिए परेशान होकर गर्मी में छत पर चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, जल भी जाती हूँ, फिर भी आपको अपनी बड़ी बहू की फिक्र हो रही है। मेरे लिए आप लोग यहाँ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। ठीक है, ऐसा ही है तो मैं चूल्हा ही अलग कर देती हूँ। अब से बड़ी दीदी आपकी सेवा नीचे कर लेंगी। मैं अपना खाना ऊपर बनाकर अंकित को खिला दूंगी। पारुल, ये तुम क्या इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो? घर वाले तुम्हें समझा रहे हैं और तुम चूल्हा अलग करने की बात कर रही हो। तुम्हें समझ नहीं आता? बस बहुत हो गया। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। गुस्से में अंकित उसे घर से बाहर निकालने के लिए सीढ़ियों से घसीट कर नीचे ले आता है। तब ज्योति जाकर अंकित को समझाती है, छोड़िए देवर जी, अगर ये चाहती है तो खाना बनने दीजिए, ऐसे घर से बाहर मत निकालिए। सुन लिया? घमंड में पारुल अपने कमरे में चली जाती है और फिर भी चूल्हे पर खाना बनाने से बाज नहीं आती। अगली सुबह चूल्हे पर खाना बनाने से गर्मी में उसे बहुत कमजोरी होती है और खाना लेकर वो जाती है कि चकराकर चूल्हे पर गिर पड़ती है, जिससे उसका हाथ और कमर जल जाता है और घर वाले फौरन उसे अस्पताल में ले आते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और वहां उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। पारुल, मैंने तुम्हें समझाया था पर तुमने बात नहीं सुनी। नतीजा तुम्हारे सामने है। उम्मीद करती हूँ ऐसी गलती तुम आगे कभी न करो। मुझसे गलती हो गई दीदी। मुझे घमंड था कि घर वालों को चूल्हे पर अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी तो माँ जी पापा जी हमेशा मुझे ही तवज्जो देंगे। आप नहीं, पर मैं ही गलत थी। उन्हें खुश करने के चक्कर में मैंने सबको परेशान किया और अपनी हालत भी ऐसी कर ली। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अंत भला तो सब भला।